हेलो साथियों, हम लोग ग्रुप डी PYQ 2022 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 18 अगस्त 2022 को जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको पता होगा कि टोटल 25 प्रश्न जो साइंस के होते हैं वो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में टोटल 25 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट जो कि 18 अगस्त 2022 हुआ था उसका हम लोग देखेंगे। और ये सारे 99 वीडियो का 99 शिफ्ट का प्लेलिस्ट आप लोग के लिए इस चैनल पर बना दिया गया है। आप लोग जाकर सारे वीडियो को वहाँ से देख लेंगे और साइंस को एकदम जड़ से मजबूत कर लेना है ताकि 25 में से कम आप लोग 23-24 प्रश्न करके आए। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में क्या किया जाना चाहिए? अगर आपको कोयला और पेट्रोलियम को बचाना है, उसको संरक्षण प्रदान करना है तो आपको क्या करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, तब जाके हम कोयले और पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? आप लोग यहाँ देखेंगे पूछा है जैविक घटक नहीं है, तो मृदा जो है जैविक घटक नहीं है, यह एक अजैविक घटक है। मेढक, पुष्प, कीट ये सारे जैविक घटक। जैविक घटक मतलब सजीव वस्तु, लिविंग वस्तु जो होते हैं उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो कैल्शियम जो है सबसे ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तत्व है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ये 20 नंबर पर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो के लिंक को और लाइक करेंगे, तब जाके इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर में टोटल 746 वाट का पावर होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति दर्शाती है? आपको बताना है 1, 2, 3, 4 इनमें से कहां पर मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है आपको बताना है इसका स्थान। तो ये 4 नंबर जो है यहाँ पर ही स्पाइनल कॉर्ड हमारा रहता है, मेरु रज्जु यहीं पर स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल प्रतिरोध ज्ञात करें। आपको ये सर्किट जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने प्रतिरोध है, टोटल कितने रेजिस्टेंस इसमें फ्लो कर रहे हैं ए और बी के मध्य। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, ये सीरीज में है। और एक रेजिस्टेंस ये वाला 3 ओम वाला है, ये क्या है, ये समांतर लगा है, पैरेलल लगा है। तो आपको यही निकाल देना है, आपको यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला 3 हो जाएगा। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो हम उसको सिंपली जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 + 3 6 ओम हो गया सीरीज में, और अब यहाँ टोटल इसका समतुल्य हो गया 6 ओम। अब यहाँ 6 ओम और यहाँ 3 ओम, अब ये दोनों सीरीज जो है एक दूसरे के समांतर लगे हैं। तो समांतर वाला फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 बराबर होता है 1/R। तो हम सबको जोड़ेंगे, वैल्यू रख देंगे, इसमें मेरा आंसर आ जाएगा 1/R1 की जगह पे हम रखेंगे 1/6 + 1/3 बराबर 1/R। इसको जोड़ेंगे तो मेरा आंसर, इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 6 और ये 1 और 2 ये 3 हो जाएगा बटा में 1/R। इसको हम सॉल्व करेंगे तो R बराबर मेरा आ जाएगा 2 ओम। तो मेरा आंसर आ गया कितना, 2 ओम। पूरे सीरीज में पूरी ये सर्किट जो लगा हुआ है इसमें 2 ओम का प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है। अगला प्रश्न है, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो पौधे में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनमें दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। कैसे? तो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसी में जो ऑक्सीजन है अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। आप लोग को मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है CO2 के साथ जब H2O का रिएक्शन होता है और किसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तब हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस साथ में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आभासी और अत्यधिक छोटा। जब भी अवतल लेंस की बात होती है तो उससे हमेशा आभासी यानी इमेजिनरी इमेज और सबसे छोटा इमेज, वस्तु से हमेशा छोटा ही इमेज प्राप्त होता है अवतल लेंस की अगर बात की जाए तो। और इसमें एक इमेज बनता है, इसके 3 लक्षण होते हैं, एक आभासी, छोटा और एक हमेशा सीधा होता है। इमेज जो होता है सीधा बनता है, किससे? तो अवतल लेंस से। अगला प्रश्न है, ये आपको एक चित्र दिखाया गया है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? आपको बताना है कि पौधे में भोजन का जो
प्रसार होता है, भोजन का जो ट्रांसफर होता है, किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो इमेज दिखाया गया है ये सही आपका दिशा दिखा रहा है। ये फ्लोएम जो है दोनों दिशा में ट्रेवल करता है, ऊपर से नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर भी जाएगा। देखिए यहाँ से भी फूड ऊपर जा रहा है और ऊपर से भी नीचे आ रहा है, चारों तरफ से ये घूम रहा है। लेकिन जब हम जाइलम की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो होता है, नीचे से जड़ों के थ्रू ऊपर पानी पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन जो है ये हेक्सेन का आइसोमर नहीं है। इसका इंग्लिश होता है आइसोमर। हेक्सेन का टोटल आइसोमर 5 होते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 इसका फॉर्मूला होता है और इसके 5 आइसोमर होते हैं। पांचों आइसोमर का नाम मैं एक बार बता देता हूं। पहला होता है, पहला तो खुद एक हेक्सेन होता है, पहला हेक्सेन हो गया। दूसरा हो गया 2 मेथिल पेंटेन, ये पहला वाला। फिर आता है 3 मेथिल पेंटेन और चौथा होता है 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और एक पांचवा होता है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका पांचवा होता है। ये टोटल 5 होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये टोटल 5 होते हैं और ये वाला जो है इसका आइसोमर नहीं है। तो आपको पांचों आइसोमर इसका याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजिक यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो सहसंयोजिक जो यौगिक होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। इनका गुणधर्म कौन नहीं है ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये कार्बनिक विलायक में विलयन नहीं होते हैं, तो ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रॉन से की साझेदारी से बनते हैं, ये भी सही है। और ये समानता आयन नहीं बनाते हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, डॉविनेरर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? जो डॉविनेरर जो ट्राइड बनाया था या ट्रिक बनाया था उसका क्या उपलब्धि नहीं थी? क्या उपलब्धि थी? आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तत्वों के गुण धर्म को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये डोबेराइनर ने किया था। अगला प्रश्न है, दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश की किरण का मार्ग नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष में माध्यम ए का अपवर्तांक कितना होगा? अपवर्तांक को इंग्लिश में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है निकालने का साइन आई बटा में साइन आर होता है इसका फॉर्मूला। तो आपको पूछा है किसका अपवर्तांक निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो सबसे पहले जो मीडियम आई जो है ये इंसिडेंट रे जो आ रही है यहाँ पर, तो इसका हम लोग लिखेंगे। तो साइन आई हम लोग का है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन आर जो 30 डिग्री का है इसे हम लिखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 2/√2 और √2 से जब हम 2 को कटाते हैं तो आता है √2। इसका अपवर्तांक हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और दुगने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है। आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका होता है रो L बटा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये लंबाई है L से और ये रो से हम सब कहते हैं रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता और ये R है। तो L लिख दिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये पहला तार है। दूसरे तार में बोला है कि मटेरियल सेम है यानी रेजिस्टिविटी इसका सेम रहेगा, प्रतिरोधकता सेम रहेगा, लेकिन तार को अब तिगुना कर दिया गया है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया गया है। तब यहां से इसको R1 लिख देते हैं। तब यहां से हो जाएगा रो L को तिगुना कर दिया 3L बटा में और अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया 2A। तो यहां से मेरा आ गया R1 बराबर 3/2 और ये हो गया रो L बटा में A। तो R1 का मेरा मान आ गया 3/2 और रो L बटा में अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये दिया गया है R। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ है 3/2 गुणे R। इसके बदले हम ये वाला रख देंगे इसके बदले, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3/2 R मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को बताना है। तो हम डायरेक्ट सही कथन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए और सी जो है सही कथन है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। तो ये बिल्कुल सही है। जब हम किसी इमेज को, किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब, जो उसका इमेज बनता है वो अनंत पे बनता है। ये बिल्कुल सही है। अब आइए ऑप्शन नंबर सी पर, किसी लेंस के लिए मुख्य फोकस
उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसका वस्तु अनंत पे रखा, और इसका जस्ट अपोजिट बोला है, जब किसी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है और बाकी दो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर आपको सही कथन को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। कोई भी चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये बिल्कुल सही है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, चुंबकीय बल रेखाएं सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो बिल्कुल सही, एक क्लोज कर्व का निर्माण करती हैं। आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु की एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है और लेंस पर्दे के बीच की दूरी लगभग खाली स्थान के बराबर होगी। एक लड़का है और एक दूर की प्रतिबिंब को एक लेंस द्वारा एक पर्दे पर उसको बनाता है, उसको पर्दे पर दिखाता है। तो आपको बताना है कि लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये एफ इसकी दूरी होती है। जब भी कोई वस्तु रहता है और यहाँ एफ से अगर हम पर्दे पर दिखाते हैं तो हमारा लेंस जो होना चाहिए एफ पर स्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको गलत कथन को छांटना है। पहला है, इसमें पौधे और प्राणी में अंतर दिखाया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला है कि पौधे जो होते हैं अचल होते हैं, अचल मतलब स्थिर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्राणी जो होते हैं पौधे भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। पौधे की बात हो तो अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, तो ये भी सही है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ये भी सही है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और जब पौधे की बात होती है इनमें से कुछ ही भाग बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पौधे के सारे भाग बढ़ते हैं। और यहाँ देखें मनुष्य में, प्राणी में इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। हमारा भी सारा भाग बढ़ता है। जितने भी जीव जंतु है धरती पे एक बार जन्म ले लेते हैं तो उनका सारा भाग बढ़ते जाता है, वही हाल पौधे का भी है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जब भी हाइड्रोजन का वो ग्रहण करता है तो वहां पर क्या होता है, तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है और रिडक्शन को हम हिंदी में अपचयित कहते हैं। तो यहाँ से दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? तो आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कौन सी अभिक्रिया की सहायता से ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। तो इसका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो CaOCl2 और वाटर का निर्माण होता है। CaOCl2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं और यही ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इस अभिक्रिया को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज स्पोर टू रिप्रोड्यूस? कौन से ऐसे इसमें से जीव हैं जो स्पोर की सहायता से प्रजनन करते हैं? तो ये फंस जो होता है ये स्पोर से प्रजनन करता है। यहाँ अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। इसे हम इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं और हिंदी में बाइनरी विखंडन। और यहाँ पर एक और है ईस्ट। ईस्ट जो है मुकुलन से प्रजनन करता है और मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो ये दोनों जो अमीबा और ईस्ट है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? बताना है कि आपका एसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, आपको मिलान करना है। पहला है, लाल गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक के सूचक है, तो इसको एस का सी से मिलान कर देंगे। दूसरा है, मिथिल ऑरेंज जो है घ्राण का सूचक है और प्याज और लौंग जो है, ये गलत है, मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल क्षारक का सूचक है। फिर से मिलाते हैं, प्याज और लौंग ये घ्राण का सूचक है। इसका मतलब है स्मेल से हम पता कर सकते हैं प्याज और लौंग की सहायता से। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल क्षारक का सूचक है और लाल गोभी के पत्ते जो हैं प्राकृतिक अम्ल क्षारक के सूचक है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग टोटल 25 प्रश्न जो साइंस के थे हम लोग ने कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ना वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।